हाँ जी, लेक्चर नंबर 24 और आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 टॉपिक के ऊपर। एक है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिज़र्व और दूसरा होगा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। ये स्पेशल रिजर्व के केसेस हैं जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या आप कह सकते हो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में हमें इन दोनों रिजर्व का ट्रीटमेंट आना चाहिए और ये ट्रीटमेंट के ऊपर कुछ कुछ केसेस हैं। वो सारे केसेस हमें याद होने चाहिए उनका ट्रीटमेंट, ताकि क्वेश्चन में किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट आए तो इजीली हम लोग उन क्वेश्चंस को टैकल कर सके। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर। आज हम लोग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर पहला डिस्कशन अपना शुरू करने वाले हैं। तो सर, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि ये रिजर्व्स क्रिएट किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या जर्नल एंट्री होती है इनकी क्रिएट करने की। ये सारी बातें पूछेंगे, सारी बातें समझेंगे और फिर उसके बाद अपने इनके ट्रीटमेंट्स क्या होंगे एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, वो सब करने वाले हैं। तो पहले बेटा ये बात आप ध्यान से समझिए। आप ये वर्ड को तो अच्छे से समझ ही पा रहे होंगे, वर्कमैन। वर्कमैन इज रिलेटेड टू वर्कर्स और वर्कर्स के ऊपर अपने को कॉम्पनसेशन पे करना है। कहता है कि अगर कोई एक्सीडेंट्स हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो एक्सीडेंट वर्कर के साथ, तो उस वर्कर को उस एक्सीडेंट से कोई भी इंजरी होती है, कोई डिसेबिलिटी होती है या अगर उनकी डेथ भी हो सकती है, तो ऐसे केस में बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस वर्कर से काम करवा रहे हैं और ये लॉ में लिखा है कि बिजनेसेस को वर्कर्स के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट एस्टैब्लिश करना होता है। तो अगर इन्वायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हुई जिसके वजह से ये एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो अब वर्कर्स की जो फैमिली हैं, वो फैमिली बिजनेस से कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हैं। तो इनके लिए ये कॉम्पनसेशन क्रिएट करके रखना पड़ता है। तो बेटा जिस समय क्रिएट होता है उस समय की जर्नल एंट्री क्या होती है ये समझिए। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अब मैं इसको WCR की तरह लिखूंगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व शॉर्टकट में। तो ये बेटा बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन फर्स्ट चैप्टर में मेरे से पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहाँ पे रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री सिखाई थी। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करोगे, रिड्यूस करोगे और एक रिजर्व क्रिएट करके वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रिएट करोगे और ये आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखा दोगे। ये एक आप लाइबिलिटी जो कि इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और इंटरनल लाइबिलिटी आपको पता है कि रिजर्व एंड सरप्लस में दिखती है। अगर पे करनी पड़ी बाहर किसी को तो फिर इसका नाम चेंज किया जाएगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनना और समझना, ये बात अभी आगे बहुत हेल्प आने वाली है। सर, फिलहाल के लिए जब ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रिएट किया गया तो उसे इंटरनल लाइबिलिटी का नाम दिया गया, रिजर्व एंड सरप्लस इसीलिए दिया गया कि ये ओनर्स के प्रॉफिट को काट के क्रिएट किया गया है, उनके हिस्से को काट के क्रिएट किया गया है। तो अगर जिस पर्पस के लिए क्रिएट हुआ है, अगर वो पर्पस मीट नहीं होता है तो यही जो क्रिएट की गई है लाइबिलिटी एज एन इंटरनल लाइबिलिटी, वो पार्टनर्स को ही दे दी जाएगी वापस। और अगर इनका जो पर्पस था वो मीट हो जाता है तो वैसे सिनेरियो में जो एक्चुअल हमारा पर्पस था इसको क्रिएट करने का, वो एक्सटर्नल नेचर का था, तो फिर इनके नाम को चेंज किया जाता है, एक्सटर्नल नेचर का बनाया जाता है और फिर वो लाइबिलिटी पे की जाती है। तो ये बातों को प्लीज़ अगर आप दोबारा सुन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो अभी मैं केस कराऊंगा तो मैं इन बातों को वहाँ रिलेट करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ठीक है सर, सारी बातें समझ में आ गई, क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और ये कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में इंटरनल लाइबिलिटी के रूप में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा। ये आपकी बैलेंस शीट, आपने क्वेश्चंस बनाना शुरू किए, ये आपका बैलेंस शीट दिखा आपको। बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल दिखा और कैपिटल के ठीक नीचे यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपको 3 लाख का, हाँ 3 लाख का आपको दिख रहा था, ठीक है। तो ये आपका, मैंने आपको 3 लाख का रिजर्व यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दिया। अब
आपके अलग अलग सिचुएशंस होंगे और उस सिचुएशन में आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, ये ट्रीटमेंट अब हम लोगों को समझना है। तो चलिए अब हम लोग ट्रीटमेंट्स करना शुरू करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन अगर आपको बताता है केस वन। केस वन में क्या होता है कि जो क्लेम है वो है ही नहीं, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट रिजर्व। रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम ही नहीं है। तो बेटा आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे? तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि ये एक इंटरनल लाइबिलिटी है और जिस पर्पस के लिए क्रिएट हो रहा है, अगर वो पर्पस मीट नहीं होता है तो बिकॉज हमने इसको इंटरनल लाइबिलिटी लिखा है तो ये पार्टनर्स को ही वापस कर दिया जाएगा, बिकॉज इंटरनल लाइबिलिटी हमेशा ओनर्स की होती है। तो आप क्या करोगे? एंट्री करोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर। अगर दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए, तो ए के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और पार्टनर बी, तो बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। 3 लाख का रिजर्व क्रिएट हुआ था, 1,50,000 इक्वल पार्टनर्स हैं ऐसा हमने एज्यूम किया, तो 1,50,000 इन्हें और 1,50,000 इन्हें दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। चलिए अब हम लोग सेकंड केस के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड केस, यहाँ से सेकंड केस निकालता हूं मैं। सेकंड केस था कि क्लेम था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट में क्लेम था, बट क्लेम वाज ऑफ रुपीज 2 लाख। क्लेम वाज ऑफ रुपीज 2 लाख। तो आप यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हो कि क्लेम जो है वो लेस देन है रिजर्व के केस में। तो मतलब हमारे पास जो रिजर्व बना हुआ है वो ज्यादा है 3 लाख का, और जो क्लेम है वो 2 लाख का है। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रिकॉल कराना, कि इंटरनल लाइबिलिटी हमने 3 लाख की बनाई थी। अब जिस पर्पस के लिए ये रिजर्व बनाया गया था वो पर्पस मीट होते दिख रहा है मेरे को, तो मतलब ये अमाउंट मेरे को बाहर देना है। तो बाहर देना है तो इंटरनल लाइबिलिटी की तरह ये रिकॉर्ड हुआ है, तो इसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ये वाली एंट्री करते हैं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर 3 लाख का 2। अब मैंने आपको क्या बोला था कि 2 लाख का क्लेम आया तो 2 लाख इंटरनल लाइबिलिटी से एक्सटर्नल लाइबिलिटी बनेगा। तो ये होगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन, ध्यान से बेटा मेरी बात सुनना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 2 लाख का, और रिमेनिंग जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टू ए इज कैपिटल 50,000 एंड टू बी इज कैपिटल 50,000। रिमेनिंग 1 लाख रुपए 50,000 आधा आधा पार्टनर्स के बीच में बट गया। तो ये बेटा आपके लिए क्या हो गया, ये जो प्रोविजन क्रिएट हुआ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के लिए, दिस इज योर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, है ना। और जो रिजर्व हमारा बच गया वो हमने एज एन इंटरनल लाइबिलिटी अपने पार्टनर्स के बीच में वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सर हमारा कौन सा केस आता है? सर चलिए हम थर्ड केस के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग थर्ड केस समझते हैं। थर्ड केस क्या हो सकता है? तो थर्ड केस होता है कि क्लेम जो है वो रिजर्व के बराबर है, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। तो सर इस केस में इंटरनल लाइबिलिटी का कोई भी अमाउंट बचा नहीं, सारी लाइबिलिटी जो है वो एक्सटर्नल वाली है और बाहरी पे हो जाएगी। तो हमारी एंट्री बहुत सिंपल हो जाएगी इस केस में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम को शॉर्टकट में WCC लिखा है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया हमारा केस 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास केस नंबर 4। केस नंबर 4, और केस नंबर 4 कहता है कि इफ क्लेम इज मोर देन द रिजर्व, इफ क्लेम इज रुपीज 4 लाख,
तो अगर क्लेम 4 लाख है तो मतलब क्लेम जो है वो ज़्यादा है इन केस ऑफ रिजर्व। तो मैंने जो रिजर्व क्रिएट किया है वो रिजर्व हमारे पास शॉर्ट पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम 1 लाख रुपए निकाल के लेकर आएंगे। बट हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है और एक लाइबिलिटी का क्रिएशन होता है, उस टाइम पे एक लॉस अराइज होता है बिजनेस फर्म के लिए। तो वैसे कंडीशन में जो वो लॉस है, जो वो लाइबिलिटी का इंक्रीज होना है, वो सब रिवैल्यूएशन अकाउंट से जाएगा, ना कि पीएनएल अकाउंट से। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी वो ध्यान से देखना। ऑलरेडी मेरे पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी को मीट करने के लिए 3 लाख का रिजर्व था, पर हमारे पास जो प्रोविजन आया, जो हमें एक्सटर्नली पे करना है, वो करना है 4 लाख रुपीस का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास बचा वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेंगे। पर इस केस में जब भी रिवैल्यूएशन सॉरी जब भी चेंज इन पीएसआर होगा, तो वैसे सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, ना कि पीएनएल अकाउंट। हमेशा ये बात याद रखना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में हमेशा कोई भी तरीके का लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, ना कि पीएनएल अकाउंट में। ठीक है। और फिर ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 लॉस है, दोनों पार्टनर्स सफर करेंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख। तो आई होप आपको ये चारों केसेस समझ में आए होंगे। ये चारों केसेस क्या थे बेटा? कोई क्लेम नहीं है तो क्या एंट्री होगी? क्लेम अगर रिजर्व से कम है तो क्या एंट्री होगी? क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर है तो क्या एंट्री होगी? और क्लेम और रिजर्व के बीच में गैप है, मतलब क्लेम एक्सीड कर रहा है रिजर्व को, तो क्या एंट्री होगी? बैलेंस शीट में इस तरीके से रिजर्व दिया होगा लाइबिलिटी साइड पे, और बाकी आपके केस स्टडीज हो गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखिए स्टोरी तो इसकी भी सेम है। जिस तरीके से वर्कमैन, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कि जिस तरीके से वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अपने क्रिएट करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, सेम वैसे ही इसका भी क्रिएशन होता है। पर ये बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स की बात की गई है, ये इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ सिक्योरिटीज़ हो सकता है कि आपने किसी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया हो, और इस सिक्योरिटीज़ का जो मार्केट वैल्यू है वो फॉल कर गया। मार्केट वैल्यू ऑफ दीज सिक्योरिटीज़ फॉल डाउन बिलो इट्स बुक वैल्यू, है ना? तो वैसे सिनेरियो में हमेशा हमें मार्केट के गिरने का डर बना रहता है। तो अभी वैसे सिनेरियो में इन रिजर्व्स का काम आता है। तो फिर वही बात कि जो इनका क्रिएशन हुआ होगा उसके समय में जो एंट्री की गई होगी, क्रिएशन ऑफ रिजर्व जो भी होगा, जिस समय भी हुआ होगा, वो क्रिएशन ऑफ रिजर्व में जो एंट्री की गई होगी वो एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एब्रीविएशन आप यूज़ नहीं करेंगे एग्जाम में, मुझे समझानी है तो मैं कर रहा हूँ। तो ये अमाउंट मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकाल लिया। फिर मैं सेम बात करूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके बैलेंस शीट में दिखेगा इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि ये क्रिएट किया गया है पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को कट करके। और अगर जिस पर्पस के लिए ये क्रिएट किया गया अगर वो मीट नहीं होता है तो ये वापस पार्टनर्स को ही दे दिया जाए। इसीलिए इंटरनल लाइबिलिटी के रूप में ये जनरल रिजर्व्स और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की तरह बैलेंस शीट में कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता रहेगा। अब फिर से वही बात, अगर ये मीट हो जाता है तो इट्स ओके, नहीं होता है तो वापस पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। तो सेम प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर भी। कुछ केसेस हैं जो आपको समझने होंगे। तो आप यहाँ हेडिंग डालोगे और लिखोगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो यहाँ पे हमारे पास मेजरली तीन स्टोरीज बनते हैं। स्टोरी नंबर वन कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। ये एकदम रेयर सिनेरियो है जहाँ पे आपकी जो बुक की वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के बराबर दिख रही है। मतलब आपने इन्वेस्ट किया था 5 लाख और अभी मार्केट वैल्यू भी 5 लाख ही दिख रहा है। ये रेयर सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो है कि जो बुक वैल्यू है वो ग्रेटर देन है मार्केट वैल्यू से, और ये एक अच्छा केस है और ऐसा सबके साथ होता है। अगर आपकी बुक वैल्यू 5 लाख है तो इट में बी पॉसिबल कि आपका जो मार्केट वैल्यू है वो 4.5 लाख दिख रहा है। जो लास्ट का सिनेरियो है वो काफ़ी बेहतर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है आपकी वो आपकी बेहतर है इन कंपैरिजन टू बुक वैल्यू। मींस आपको फ़ायदा हो रहा है। आपका बुक वैल्यू था 5 लाख और मार्केट वैल्यू है आपका 6 लाख, तो यहाँ पे ये सिनेरियो ज़्यादा बेटर फील कर रहा है, ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है। तो तीन सिनेरियो बनते हैं। आइदर आपका बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम होगा, बुक वैल्यू ग्रेटर देन होगा, मतलब मार्केट में फॉल एक्चुअली में आया, और जो लास्ट सिनेरियो है वो है कि मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज्ड है, मतलब आपको गेन हो रहा है। तो अब हम लोग एक-एक करके इसकी एंट्रीज़ करेंगे। तो सिनेरियो नंबर 1 जो है इसकी एंट्री पहले अपने करेंगे। यहाँ पे तो एकदम सिंपल है। इस केस में जिस पर्पस के लिए रिज़र्व क्रिएट हुआ था, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा जो रिज़र्व क्रिएट हुआ था वो रिज़र्व क्रिएट कितना लिख दूँ, 50,000 आप लिख दो, 50,000 लिख देते हैं। चलिए, तो रिज़र्व मेरा 50,000 का क्रिएट हुआ था, 2 पार्टनर, दोनों के बीच में रेशियो इक्वल है। तो वैसे सिनेरियो में जो हमारी एंट्री होगी वो बिल्कुल एंट्री वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की जैसी होगी कि आपने जो रिजर्व क्रिएट किया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो रिजर्व किसी पर्पस को मीट नहीं कर पाया, तो एज इंटरनल लाइबिलिटी हमने उसको रिकॉर्ड कर रखा था। तो 50,000 रुपये दोनों ही पार्टनर्स के बीच में इक्वली जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो 25,000 रुपये ए को दे दिए और बी को भी 25,000 रुपये क्रेडिट कर दिए, क्योंकि इन्हीं रेशियो में प्रॉफिट को कट करके हमने ये रिज़र्व क्रिएट किया था, तो हमने ये रिज़र्व वापस से उन्हीं को क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारा हो गया सिनेरियो नंबर 1, जहाँ पे हमारी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बेटा बराबर है। पर जो सेकंड सिनेरियो है ये वाला, जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर नहीं है, और ऐसे सिनेरियो में हमारे पास 3 केस स्टडीज़ बनते हैं। केस 1, केस 2 एंड केस 3, ये 3 केसेस बनेंगे। अब हमें इन केसेस के ऊपर बात करना है। केस 1 यहाँ पे कि जो फॉल है वो रिजर्व से कम है, मतलब कि जो मार्केट वैल्यू है वो अभी फ़िलहाल, देखिए मार्केट वैल्यू जो है वो गिर के इतना आया कि जो रिज़र्व हमने क्रिएट किया था वो रिज़र्व बच रहा है। तो हम लोग एक केस बनाएँगे। हमारे केस में अब अभी आप इस पॉइंट को भूल जाइए, हमारा नया 3 केस बनेगा। हमारा रिज़र्व कितना था? 50,000। तो मैंने आपको बोला कि इस तरीके का एग्ज़ाम्पल बनाओ कि जो 50,000 है वो बच जाए, गिरने के बावजूद 50,000 बच जाए। तो आपका मार्केट वैल्यू को मैं कर देता हूँ 4.7 लाख। हाँ जी, और बुक वैल्यू जो है वो है हमारे पास 5 लाख की। तो हमारा जो रिज़र्व क्रिएट हुआ हुआ था, वो हुआ हुआ था 50,000 का। तो ये एक केस बना जहाँ पे हमारा फॉल ज़रूर हुआ है, पर ये फॉल जो है वो रिज़र्व से कम है। तो वैसे कंडीशन में हमारे पास बेटा बच रहा है ना? रिज़र्व कुछ बच रहा है। तो जो रिज़र्व बच रहा है, वो रिज़र्व पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व डेबिट, 50,000 का रिज़र्व है। और हमारा इन्वेस्टमेंट, अब हमें क्या करना है, ये जो बुक वैल्यू है इसको मार्केट वैल्यू के बराबर लेकर आना है बुक्स में। तो बुक वैल्यू जो है हमारी वो कितनी है, वो अभी 5 लाख की है, और इसको उठा के कितना लेकर आना है, मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट को कितने से मैं क्रेडिट करूंगा तो ये बराबर आ जाएगा। तो आप देखिए 5 लाख माइनस 4.7 लाख, तो ये 30,000 से मैं कर देता हूँ तो हमारा बराबर आ जाएगा। तो मैंने कर दिया, वो मेरा बराबर आ गया।
तो लास्ट में जो बचा 20,000, तो वो मैं 10,000 ईच एज कैपिटल अकाउंट 10,000 और टू बीस कैपिटल 10,000 ये मैंने ट्रांसफर कर दिया बिटवीन ए एंड बिटवीन बी। तो ये हो गया सिनेरियो नंबर 1। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा केस जहाँ पे जो फॉल आया वो रिजर्व के बराबर है। तो अब एक ऐसा केस बनाते हैं कि मार्केट वैल्यू जो है वो 4.5 लाख बराबर हो गया, बुक वैल्यू जो है वो 5 लाख और रिजर्व जो है वो 50,000 का। तो हमने इस तरीके से ये एग्जाम्पल को फ्रेम किया कि बुक वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू के बीच का और बुक वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, जो गिरावट हुई वो उतनी ही गिरावट हुई जितने का हमने रिजर्व बनाया हुआ था। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी जर्नल एंट्री, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है उसका जो मेन पर्पस था वो मीट हो गया। और ये इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू पे लेकर आने में जितनी भी गिरावट आई वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्रेडिट करेगी। तो हमने लिखा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और हमने डिफरेंस पहले ही लिख लिया 50,000 रुपीज़ का, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सिनेरियो। अब हम लोग थर्ड सिनेरियो करेंगे जहाँ पर गिरावट ज़्यादा आई होगी। तो मार्केट वैल्यू जो है वो गिर के आ गया 4.2 लाख के ऊपर, बुक वैल्यू जो है वो 5 लाख है, और जो हमने रिजर्व क्रिएट किया था वो 50,000 रुपये का क्रिएट किया था। तो अब आप देखोगे कि जो गिरावट आई है वो 80,000 की गिरावट आई है, और हमें जो बुक्स में मतलब कि रिजर्व हमने क्रिएट किया हुआ है वो रिजर्व हमारा क्रिएट 50,000 का हुआ है। तो हमारे पास लॉस ज़्यादा हो गया। और मैंने आपको अभी रिजर्व के केस में, वर्कमैन रिजर्व के केस में बताया था कि अगर कोई भी लॉस होता है तो वो पीएनएल अकाउंट में नहीं जाके कौन से अकाउंट में जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो हमारी जो एंट्री होगी वो बिल्कुल सिंपल होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर पहला। और ये रिज़र्व हमने क्रिएट किया हुआ था 50,000 रुपये से बेटा। फिर हमें जो इन्वेस्टमेंट को कम करना है, तो वो हमने इन्वेस्टमेंट को कम करना है कितने रुपए से? जी 80,000 रुपीज़ से, क्योंकि वैल्यू 5 लाख से घट के कितनी हो गई, 4.2 लाख 80,000। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट से, और ये कितनी की हो जाएगी, 30,000 रुपीज़ की। तो हमें 30,000 रुपये का लॉस हुआ। और ये जो 30,000 का लॉस हुआ है ये हम किन से ले लेंगे, ये हम पार्टनर्स से लेंगे। तो पार्टनर्स थे ए एंड बी, इनके अकाउंट से 15,000 डेबिट करेंगे, 15,000 डेबिट करेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को बुक से रिमूव कर देंगे क्रेडिट करके। तो ये हो गई हमारी एंट्री कि इस केस में अगर हमारा रिजर्व किसी भी सिनेरियो में जितना क्रिएट किया गया था उससे ज़्यादा का नुकसान दे रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को यूज़ करके रिमेनिंग लॉसेस को मीट किया जाएगा। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब एक लास्ट केस है जहाँ पे हमारा मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो चुका है और बुक वैल्यू जो है 5 लाख रुपीज़ की ही थी हमारी। इस केस में तो हमें पहली बात प्रॉफिट दिख रहा है, तो प्रॉफिट दिख रहा है तो जो रिज़र्व हमने क्रिएट किया था वो रिज़र्व जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था वो पर्पस मीट हुआ नहीं। तो हमारा जो 50,000 का रिज़र्व था वो हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट 25,000 और बीस कैपिटल अकाउंट 25,000। तो ये तो पहले हो गई रिज़र्व की एंट्री। अब सेकंड सिनेरियो जो है, अब इसमें क्या हुआ कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 6 लाख हो गई है इन कंपैरिजन टू, तो बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू पे लेके जाना पड़ेगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में हमेशा याद रखना कि जो मार्केट वैल्यू है उसी पे नई वैल्यू हर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की दिखेगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, वो इंक्रीज़ हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, और जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा होगा हमने आपको बताया कि वो हम लोगों को कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये हमारी दो एंट्री हो गई। और तीसरी एंट्री जो होगी, जो रीवैल्यूएशन हमने किया, उस रीवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफ़र कर देंगे 50,000 50,000। तो ये ए को ट्रांसफ़र होगा 50,000
और बी को भी ट्रांसफर होगा 50,000। तो मैंने आपको सारे सिनेरियो समझा दिए, जहां बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर होगी तो क्या होगा। अगर मार्केट वैल्यू सर्टेन फॉल आ जाता है उसमें, तो तीन सिनेरियो होते हैं कि फॉल रिजर्व से कम है, फॉल रिजर्व के बराबर है और फॉल रिजर्व से ज़्यादा है। और लास्ट एक सिनेरियो आ गया जहां पे मार्केट वैल्यू जो है वो सर्टेन इंक्रीज हो गया उसमें और वो बुक वैल्यू से भी बराबर हो गया। इन सारे सिनेरियो में एक बात है जिनको आपको ध्यान रखना होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में जो भी हमारा एसेट्स और लाइबिलिटी है, हमेशा हम लोग उसको बुक वैल्यू पे नहीं छोड़ देते हैं, मार्केट वैल्यू पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू पे लिखा 4.7 लाख, यहाँ मार्केट वैल्यू पे लिखा 4.5 लाख और यहाँ मार्केट वैल्यू पे लिखा तीसरे केस में 4.2 लाख और इस केस में भी हमने मार्केट वैल्यू पे लिखा 6 लाख। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, आगे की बातें होंगी, आगे की टॉपिक डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।